आज हम महासागरों की सीरीज में चर्चा करेंगे हिंद महासागर की। इंडियन ओशन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंद महासागर को अगर देखा जाए तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य फैला हुआ है। यह दुनिया का एक मात्र महासागर है। दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, अर्थात इसका नाम भारत के नाम पे पड़ा, इसीलिए इसको इंडियन ओशन कहा जाता है। क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग है, जो विश्व के कुल महासागरों का लगभग 20% है। यानी जितना भी क्षेत्रफल है कुल महासागरों का, उसका लगभग 20% है। अगर औसत गहराई देखा जाए तो लगभग 3890 मीटर है। सबसे गहरा स्थान देखा जाए तो इसका जावा ट्रेंच है या जावा खाई है, जो 7258 मीटर है। अगर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल यानी पृथ्वी की कुल सतह का देखा जाए तो हिंद महासागर के अंतर्गत लगभग 14% आता है। जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जल का विस्तार और लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल का विस्तार है। ये जलीय क्षेत्र की बात किया जाए यानी समुद्री विस्तार की बात किया जाए तो हिंद महासागर के अंतर्गत 20% कुल महासागरीय क्षेत्रफल का आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर के अगर हम लोग देखें तो कुछ अन्य नाम हैं जिसकी हम आप लोग से चर्चा करते हैं। हिंद महासागर को भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में रत्नाकर कहा गया है, जबकि इसके अन्य नामों की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका नाम पूर्वी महासागर भी है। 18वीं शताब्दी तक इसे जो यूरोप के देश थे या अन्य देश थे इसको पूर्वी सागर नाम से ही जाना जाता था। एक इसका और नाम है इरिथ्रियन सागर। इरिथ्रियन सागर जो प्राचीन ग्रीक लोग थे, जो यूनान के लोग थे, हिंद महासागर को इरिथ्रियन सागर कहते थे। इसका इंडिक सागर भी नाम है, काफ़ी पुराना नाम है इंडिक सागर। एक इसका अन्य नाम भी अफ्रीकी एशियाई महासागर, जो वर्तमान में भी कुछ देशों के लोग या वर्तमान में जो जोग्राफर हैं वो अफ्रीकी एशियाई महासागर भी कहते हैं। तो हिंद महासागर के कई नाम हैं। अब हिंद महासागर के बारे में कुछ चर्चाएं और आप लोग से अगर की जाए, हिंद महासागर का अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर हम अवलोकन करते हैं तो हिंद महासागर के बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर इसकी अधिकतम लंबाई देखा जाए तो 9600 किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मध्य में है। अगर हम देखें कहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ा है ये, यानी हम लोग अगर अधिकतम लंबाई देखा जाए यानी 9600 किलोमीटर है। अंटार्कटिका से बे ऑफ बंगाल के बीच में देखा जाए तो 9600 किलोमीटर की लंबाई है, और चौड़ाई देखा जाए तो 7600 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच इसकी अधिकतम चौड़ाई है हिंद महासागर की। हिंद महासागर के बारे में अगर हम कुछ चर्चाएं और आपके करें, जैसे आप लोग को एक चित्र में हम आप लोग दिखा रहे हैं कि जो चाइना की स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नीति थी, इसकी चर्चा हम अभी आप लोग से आगे करेंगे कि स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नीति क्या है। यानी भारत को घेरने के लिए जो हिंद महासागर में बनाई गई नीति है चाइना की, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि इसकी सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। अगर देखा जाए तो सारे महासागर आपस में जुड़े हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इनकी सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। तो हिंद महासागर को 20 अंश पूर्वी देशांतर से अटलांटिक महासागर से तथा 146 अंश 55 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रशांत महासागर से अलग किया जाता है। मोटे तौर हम लोग कह सकते हैं कि इंडोनेशिया इसकी सीमा बनाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया देश जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में स्थित है। इंडोनेशिया के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर इसकी उत्तरी सीमा देखा जाए तो फारस की खाड़ी से 30 अंश उत्तरी अक्षांश है, जो फारस की खाड़ी है या पर्शियन में बोला जाता है 30 अंश उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी जो सीमा है इसकी 60 अंश दक्षिणी अक्षांश को माना जाता है। एक बात और हम लोग बता दें कि जो दक्षिणी सीमा के बारे में एक जो अंटार्कटिक महासागर है उसमें एक अंटार्कटिक परिध्रुवीय ठंडी महासागरीय धारा बहती है। यह जो धारा है दक्षिणी महासागरीय अंटार्कटिक महासागरीय धारा है के चारों ओर यानी अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर बहती है। यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाली महत्वपूर्ण विभाजक मानी जाती है। ध्यान दें कि अंटार्कटिक जो परिध्रुवीय धारा है, जो पोलर करंट है, ये विश्व की सबसे लंबी महासागरीय धारा है। तो थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे लंबी महासागरीय धारा है वो अंटार्कटिक पर ध्रुवीय महासागरीय धारा, अंटार्कटिक जो पोलर है करंट है, ये ठंडी महासागरीय धारा है। ये हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर को अलग भी करती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी महासागरीय धारा भी है। तो कुछ चर्चाएं अब आप लोग से हम और हिंद महासागर के बारे में करते हैं। इस तरीके का मोटे तौर पे कहें तो उत्तर में एशिया,
इसके एशिया महाद्वीप पड़ेगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, अरब प्रायद्वीप इसके उत्तर में पड़ेगा, दक्षिण में अंटार्कटिका, और पूर्व में देखा जाए मलय प्रायद्वीप या हम लोग कह सकते हैं इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया है, और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। अब हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि जो हिंद महासागर है इसमें कई सागर पाए जाते हैं, कई खाड़ियाँ पाई जाती हैं, कई जल डमरू मध्य पाए जाते हैं, स्टेट पाए जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं, उनकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे कि प्रमुख सागर कौन से हैं। तो हिंद महासागर में देखा जाए तो एक सागर की हम लोग चर्चा करते हैं जिसको हम लाल सागर कहते हैं, या हम लोग इसको रेड सी कहा जाता है। अगर रेड सी को हम लोग देखते हैं, लाल सागर को अगर हम देखें तो ये एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। उत्तर में अगर देखा जाए तो सुएज नहर है, और सुएज नहर के माध्यम से ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण में अगर हम इसके देखते हैं तो बाब अल मंदेव जल संधि है, जो अदन खाड़ी से अरब सागर के माध्यम से इसको जोड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये लाल सागर है ये भूमध्य सागर यानी सुएज नहर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, और बाब अल मंदेव जो जल संधि के माध्यम से अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार एक और हम अगर सागर की बात करते हैं, चर्चा अगर हम लोग करते हैं, ये हम अरब सागर की चर्चा करें तो हिंद महासागर का उत्तरी पश्चिमी भाग और लाल सागर और अदन की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, हम लोग कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रमुख बंदरगाह अगर देखा जाए तो इसके मुंबई है, कराची है, ग्वादर है, ओमान है। ओमान का जो अदन बंदरगाह है, इसके अलावा कोंकण तट, मालाबार तट भी इसी के किनारे पड़ता है। तो अरब सागर एक महत्वपूर्ण सागर है जो हम हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए कुछ स्टेट भी दिखाई जा रही है जिसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे अभी। अब हम चर्चा करेंगे आप लोग से एक और सागर के बारे में जिसको अंडमान सागर कहा जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है और बंगाल की खाड़ी का हम लोग कह सकते हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का पूर्वी भाग हम लोग कह सकते हैं, माना जाता है। अंडमान निकोबार के नाम पर इसका नाम पड़ा अंडमान सागर। मलक्का जल संधि द्वारा यह दक्षिणी चीन सागर यानी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग देखा जाए प्रमुख द्वीप तो अंडमान निकोबार है, कोको द्वीप जो म्यांमार का है, फोकेट द्वीप थाईलैंड का इसके आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। तो अंडमान महासागर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अंडमान महासागर ये जो बंगाल की खाड़ी है उसका पूर्वी भाग है, और अंडमान निकोबार के नाम पर इसका नाम अंडमान महासागर पड़ा। अब हम कुछ चर्चा करते हैं, कुछ खाड़ियों की चर्चा करेंगे जो हिंद महासागर की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। तो एक खाड़ी की चर्चा हम लोग कर लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, बे है। गल्फ अगर गल्फ शब्द यूज किया जाता है तो मैक्सिको की खाड़ी बड़ी है। बे जो गल्फ अगर यूज हो रहा है तो मैक्सिको का जो गल्फ है वो बड़ी है। यदि खाड़ी हम दोनों को कहते हैं, बे को भी गल्फ को भी। इसकी चर्चा हम कभी वीडियो बना के आप लोग से करेंगे। तो हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, लगभग इसका 22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है इसी के तटीय भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। अगर हम देखें तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ भी इसमें गिरती हैं। प्रमुख बंदरगाहों में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके पे चिटगांव, यंगून, विशाखापत्तनम, चेन्नई जैसे बंदरगाह भी हैं बंगाल की खाड़ी पे। अगर कुछ अन्य खाड़ियों की चर्चा हम आप लोग से करते हैं तो ये खाड़ी है आदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा आप लोग से कर लेते हैं कि जो आप लोग की आदन की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब चर्चा हम करते हैं अदन की खाड़ी की। तो अदन की खाड़ी देखा जाए तो यमन और सोमालिया के मध्य या बाब अल मंदेव के द्वारा जल संधि के द्वारा ये लाल सागर से जुड़ी हुई है, और सुएज नहर का ये हिस्सा है। सुएज नहर के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो ये भूमध्य सागर अर्थात अटलांटिक महासागर से जुड़ जाती है। तो जो अदन की खाड़ी है यमन और सोमालिया के बीच में है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं जो एक ओमान की खाड़ी है, अदन की खाड़ी के अलावा ओमान की खाड़ी है, ये अरब सागर और फारस की खाड़ी के मध्य बहुत ही व्यापारिक और सामरिक महत्व की खाड़ी है। होर्मुज जो जल संधि है, होर्मुज जल स्टेट के माध्यम से ये फारस खाड़ी से जुड़ी है, और फारस की खाड़ी या साथ हम लोग कह सकते हैं कि और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। प्रमुख बंदरगाह अगर हम लोग देखेंगे तो मस्कट है ओमान का, चाबहार जो ईरान का है, फुजैरा यूएई का प्रमुख बंदरगाह अगर हम देखते हैं तो ओमान की खाड़ी पर है। एक फारस की खाड़ी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी अरब प्रायद्वीप और ईरान के मध्य है। ये जो है होर्मुज जल संधि से जुड़ा हुआ है। अगर ओमान खाड़ी और पर्शियन खाड़ी होर्मुज जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है।
बंदरगाह अगर हम लोग देखें तो ये बंदर अब्बास ईरान का प्रमुख बंदरगाह, कुवैत सिटी, दम्माम, जुबैल, दोहा और मनामा जो बंदरगाह है। इसके अलावा अबू धाबी और दुबई बंदरगाह है। इस पर विश्व का अगर हम लोग देखें तो लगभग 30% तेल का जो व्यापार होता है वो फारस की खाड़ी से होता है मुख्य रूप से। अगर ये खाड़ी हम लोग देखें तो ईरान और अरब प्रायद्वीप के मध्य स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टि से, खासकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये खाड़ी है जो आपकी फारस की खाड़ी है। इसके अलावा अगर हम लोग कच्छ की खाड़ी की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि गुजरात के तटीय भाग में अरब सागर का ही ये भाग है। अगर देखा जाए यहाँ का जो पिरोटिन द्वीप है ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कांडला और जो मुंद्रा बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी पे ही स्थित है और नमक उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भारत का जो है ये कच्छ की खाड़ी जो है ये भारत के गुजरात के तटीय भाग में आप लोग देख सकते हैं। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से, और कभी कभी ईरान इसको बंद करने की भी धमकी देता है, तो दुनिया पे बड़ा असर पड़ता है इसका। ये पाक की खाड़ी की अगर हम लोग चर्चा करें कि पाक की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है तो उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें और मन्नार की खाड़ी की चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा हम आपसे करेंगे पाक की खाड़ी की। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है और राम सेतु जो है जिसका हम लोग एडम ब्रिज भी कहीं कहीं नाम मिलता है, जो राम सेतु है ये इसी के भाग में स्थित है, यानी पाक की खाड़ी वाले क्षेत्र में। एक मन्नार की खाड़ी है, जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये भी है। अगर हम देखेंगे तो पाक खाड़ी के दक्षिण में मिलेगा और यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। एक जो मरीन नेशनल पार्क है ये भारत का पहला समुद्री संरक्षित यानी बायो जो रिजर्व बना था ये मन्नार की खाड़ी में ही बना था। जो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क जो बना हुआ था संरक्षित जो मरीन नेशनल पार्क था ये कहाँ बना था, मन्नार की खाड़ी में। और मन्नार की खाड़ी के बारे में पुनः बता दूं कि ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके अलावा अगर हम कुछ चर्चा और आप लोग से करते हैं, अब हिंद महासागर के हम प्रमुख द्वीपों की चर्चा करेंगे। आप लोग से हम चर्चा करेंगे प्रमुख द्वीपों की कि हिंद महासागर के जो प्रमुख द्वीप हैं। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है और पाक की जो खाड़ी है आप लोग को दिख रहा होगा चित्र में, श्रीलंका और तमिलनाडु राज्य के बीच स्थित है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये प्रस्तावित जो एक नहर बनाने की योजना थी, जो ये छिछला भाग था इसको काट के बनाने की योजना थी, हम चर्चा करेंगे आगे। तो मालदीव अगर देखा जाए प्रमुख द्वीपों की चर्चा करें जाए तो मालदीव द्वीप है। ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी में, अगर केरल के तटीय देखेंगे दक्षिण में, लगभग विश्व का सबसे निचला देश है, सबसे कम ऊंचाई वाला देश है। इसकी समुद्र से ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर यानी लगभग 1.5 मीटर है। लगभग छोटे छोटे द्वीप हैं, 1190 द्वीपों का ये देश है जो मुख्य रूप से परवालों द्वारा निर्मित है। एक और क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव और लक्षद्वीप जो भारत का है वो अलग करता है 8 डिग्री चैनल। एक अन्य द्वीप की चर्चा किया जाए वो श्रीलंका है। ये पाक जल डमरू मध्य से भारत के तमिलनाडु राज्य से अलग होता है। यहाँ मुख्य रूप से देखें तो चाय और मसालों का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। कोलंबो इसकी राजधानी और बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। एक और हम चर्चा करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करें तो ये भारत का एक द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, 572 द्वीपों का समूह है, लेकिन इसके 38 द्वीपों पर ही मानव का निवास है। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ का जो सेलुलर जेल है काफ़ी फेमस है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को यहाँ पे बंद किया जाता था। और ये भारत का सबसे जो दक्षिणी स्थान है इंदिरा पॉइंट है वो यहीं पे ग्रेट निकोबार में स्थित है। एक लक्षद्वीप है, ये केरल के पश्चिमी भाग में अरब सागर में 26 द्वीपों का ये भी कोरल द्वीप है। राजधानी इसकी कवरत्ती है। तो 36 द्वीप पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। एक अन्य अगर हम द्वीप देखा जाए हिंद महासागर में तो मॉरिशस है। ये अफ्रीका महाद्वीप से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। पूर्वी भाग में देखेंगे राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है और जनसंख्या लगभग 13 लाख है। 50% लगभग लोग यहाँ हिंदू रहते हैं, इसीलिए इसको मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, मिनी इंडिया भी कहा जाता है। प्रवाल द्वीप है से निर्मित है और लगभग 2/3 लोग ये भारतीय मूल के हैं यहाँ पे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशिक काल में मजदूरी के लिए यानी खेती करवाने के लिए, मुख्य रूप से गन्ने की खेती करवाने के लिए ले जाया गया था मॉरिशस में। मॉरिशस के आसपास ही देखें तो एक देश और है दी यूनियन। ये मॉरिशस से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसका प्रशासनिक हिस्सा ये रूस का जो प्रशासनिक इसका हिस्सा है ये फ्रांस से देखता है इसका। ये ज्वालामुखी द्वीप है। जनसंख्या लगभग 9 लाख है और भारतीय, अफ्रीकी और फ्रेंच संस्कृति का यहाँ मिश्रण मिलता है और फ्रांस का सैंडविच भी है। भाषा अगर देखेंगे तो यहाँ की फ्रेंच और क्रियोल है। एक अन्य आप लोगों को दिख रहा होगा मेडागास्कर दिख रहा है। मेडागास्कर इसको मालागासी भी कहा जाता है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
अफ्रीका से मोजाम्बिक चैनल द्वारा ये अलग होता है और अत्यधिक जैव विविधता वाला है, अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी वाला ये क्षेत्र है। विश्व का सबसे अधिक वनीला का उत्पादन करता है। इस द्वीप को विश्व का विज्ञान प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। इसके अलावा अगर अन्य द्वीपों की हम लोग चर्चा करते हैं, अन्य द्वीपों की चर्चा की जाए तो ये इसका सेशल्स द्वीप है। ये केनिया के पूर्व में देखेंगे, भूमध्य रेखा के लगभग निकट है। 115 लगभग द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। यहाँ पे दुर्लभ जो कोको डे मोर नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। जनसंख्या लगभग 1 लाख है। इसके अलावा कोमोरोस है, ये अफ्रीका के पूर्वी तट और मेडागास्कर द्वीप के मध्य में देखेंगे मिलेगा आपको। मायोट द्वीप यहाँ का एक जो द्वीप है उस पर फ्रांस अभी भी नियंत्रण रखा है, शेष भाग को इसने स्वतंत्र कर दिया है। जनसंख्या कोमोरोस के लगभग 9 लाख है। धर्म यहाँ देखा जाए तो इस्लाम है, लगभग 98% लोग यहाँ इस्लाम के लोग रहते हैं। ये वनीला और लौंग का प्रमुख उत्पादक द्वीप है जो कोमोरोस है। ये मेडागास्कर के आसपास द्वीप है। इसके अलावा एक चागोस द्वीप है। चागोस द्वीप हिंद महासागर के मध्य में है। ये मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में है। ये लगभग 60 प्रवाल द्वीप है यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो डियोगो गार्सिया है। जो चागोस का सबसे बड़ा द्वीप है वो डियोगो गार्सिया है। इस पे यूएसए का सैन्य बेस है। महत्वपूर्ण जो सैन्य बेस है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो डियोगो गार्सिया पे है। मॉरिशस इस द्वीप पर अपना दावा करता है, लेकिन अभी यूएसए ने अपना नियंत्रण छोड़ा नहीं है। एक द्वीप की और चर्चा करें, क्रिसमस द्वीप की। ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे उत्तरी पश्चिमी तट से लगभग 550 किलोमीटर दूर है। इंडोनेशिया के जावा से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक नियंत्रण में यह है। इसे ब्रिटिश जो नाविक थे विलियम माइनर्स जो थे 1643 में क्रिसमस के दिन खोजा था, इसीलिए इसका नामकरण क्रिसमस द्वीप कर दिया गया। ये विश्व प्रसिद्ध लाल जो केकड़े पाए जाते हैं असंख्य संख्या में यहाँ मिलते हैं क्रिसमस द्वीप पे, यानी जो रेड क्रैब्स का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक कोकोस द्वीप है, इसकी जनसंख्या देखें तो लगभग 2000 है। ये जो क्रिसमस जो यहाँ का एक है क्रिसमस जो मेराइन नेशनल पार्क है, ये लगभग 66% भाग को उसके कवर करता है कोकोस द्वीप के। तो कोकोस द्वीप अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के आसपास पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक नियंत्रण में है। लगभग जनसंख्या 500 है। ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए तो लगभग 2750 किलोमीटर पश्चिम में है। क्षेत्रफल केवल इसका 14 किलोमीटर है, लेकिन सामरिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आप लोग का कोकोस द्वीप है। तो इस तरीके से हिंद महासागर के द्वीपों को जरूर आप लोग याद रखिए। रियूनियन द्वीप है, चाहे सेशल्स द्वीप है, चाहे कोमोरोस है, चाहे मेडागास्कर है, चाहे चैगोस है, चाहे डियोगो गार्सिया है, चाहे क्रिसमस द्वीप है, चाहे कोको आइलैंड है। और एक बार मैं पुनः बता दूं, जो मेडागास्कर है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये अफ्रीका के अगर देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी भाग में है, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको विज्ञान की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जो डियोगो गार्सिया द्वीप है। कुछ जल संधियों की चर्चा कर लिया जाए, चैनल स्टेट की चर्चा कर लिया जाए जो हिंद महासागर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग जानते हैं जो जल संधियाँ होती हैं वो संकरे भाग होते हैं, जो 2 स्थलीय भागों को अलग करते हैं और 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ते हैं। व्यापार के दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो जल संधियाँ होती हैं, जिनको स्टेट कहा जाता है। जब चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग चैनल बोलते हैं। तो एक होर्मुज जल संधि, जिसका मैंने वीडियो भी बना रखा है जल संधियों पे, तो जल संधियों वाले वीडियो को आप लोग देख भी सकते हैं जो हमने प्लेलिस्ट में सेव कर रखा है। तो जो होर्मुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और ईरान को हम कह सकते हैं अरब प्रायद्वीप से अलग करती है, यानी यमन से अलग करती है। लंबाई देखा जाए इसकी तो 39 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग इसकी 33 किलोमीटर है, और फारस की खाड़ी को अरब सागर के माध्यम से हिंद महासागर से ये जोड़ती है। इसकी जो खास बात है, लगभग 20% जो पेट्रोलियम का विश्व व्यापार होता है इसी खाड़ी से होता है, इसी जलसंधि से होता है, होकर गुजरता है। और भारत अपना लगभग 75 से 80% जो पेट्रोलियम मंगाता है वो इसी जलसंधि से मंगाता है। तो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक जलसंधि आप लोग और देख सकते हैं, बाब अल मंदेव जल संधि है। ये यमन और जिबूती जो है, यमन और जिबूती और इथोपिया है, यानी अफ्रीका का जिबूती और इथोपिया तथा अरब प्रायद्वीप के यमन देश को अलग करती है, तथा लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ती है। स्वेज नहर के माध्यम से ये भूमध्य सागर तथा अरब सागर यानी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर भी से जुड़ जाता है स्वेज नहर के माध्यम से। जैसे हम लोग जानते हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग के बाद ये विश्व का दूसरा सबसे प्रमुख समुद्री जलमार्ग है।
मलक्का जल संधि ये मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में है। ये बहुत संकरी जल संधि है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। भारत, चीन सहित एशिया के देशों के व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये अंडमान सागर और जावा सागर यानी दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। एक पाक जल संधि है, श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य। पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर को जोड़ती है। चौड़ाई लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। राम सेतु के कारण ये छिछुला है, इसलिए बड़े जो जहाज हैं नहीं जा पाते हैं। नामकरण इसका जो पाक खाड़ी का नामकरण पड़ा, ये रॉबर्ट पाक के नाम पे पड़ा। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पे पड़ा। बैगई नदी इसमें गिरती है पाक की खाड़ी में। बैगई नदी जो तमिलनाडु से होकर बहती है। एक मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के मध्य काफ़ी चौड़ा है, लगभग 400 से लेकर 900 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा जो अन्य जल संधियाँ या चैनल हैं उसके बारे में चर्चा हम थोड़ा सा कर ले रहे हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार के मध्य यानी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप को मालदीव से के मध्य अलग करता है, इसको थोड़ा याद करिएगा आप लोग। 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप को कि एक जो लक्षद्वीप का ही एक मिनिकॉय द्वीप है उससे अलग करता है। एक बॉस जल संधि है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो तस्मानिया द्वीप है उसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो इस तरीके से प्रमुख जल संधियों की चर्चा आज हम आप लोग से चर्चा पहले कर लेते हैं कि चीन की जो मोतियों की माला नीति है, स्ट्रिंग्स। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं जो यह नीति अगर देखा जाए तो चीन की नीति बनाई व्यापारिक तथा रणनीतिक यानी चीन की मोतियों की माला नीति यानी स्टेट चाइना की दर्शाती है पॉलिसी जो चाइना की महासागर और करेंगे जुड़े हुए समुद्री मार्गों में चर्चा कर लेते हैं। पहले आप लोग प्रभाव बढ़ाना है अपना चाइना का, उनमें खुद देश है, अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना है हिंद महासागर में जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मोतियों यानी जो पल्स का अर्थ है प्रमुख स्थान या बंदरगाह की बात होती है, जहाँ यहाँ पे मोतियों की बात हो रही है। इसमें अगर हम लोग देखें जो प्रमुख स्थान है ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान में है। ये चीन का जो चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारे यानी जिसको सी पैक कहा जाता है उसका ही हिस्सा है। हम्बनटोटा देखा जाए तो श्रीलंका का एक बंदरगाह है, ये भारत के एकदम समीप है जिसको चाइना ने लीज पे ले रखा है। एक चिटगोंग बंदरगाह है, ये बांग्लादेश में है, इस पर भी चाइना का नियंत्रण है। कोको ये म्यांमार का है। देखिए कोकोस और कोको द्वीप दोनों अलग है। कोको द्वीप अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार के पास में मिलेगा, इस पर भी चाइना ने अपना बेस बना रखा है। एक जिबूती है अफ्रीका में, वहाँ पे भी बेस बना रखा है। अफ्रीका में अगर देखेंगे लाल सागर के पास में आपको दिखेगा। मालदीव में भी इसका सैन्य बेस बना रखा है चाइना ने। तो उपरोक्त जो सभी बंदरगाह हैं या समुद्री ठिकाने हैं ये मोती की तरह हैं जो चीन की हिंद महासागर के रणनीति का माला बनाते हैं यानी भारत को घेरने का प्रयास किया जाता है। एक हम आपको बता दें कि स्टिंग ऑफ पल्स जो नाम है ये नाम दिया था 2004 में यूएसए के एक बूज एलन हैमिल्टन नामक व्यक्ति ने दिया था, जो एक बहुत रणनीतिकार हैं। बूज एलन हैमिल्टन ने यह नाम दिया था, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स का नाम दिया था। आपको चर्चा हम आप लोग से थोड़ा सा और आप लोग से कर लेते हैं। यदि हिंद महासागर में कुछ धाराओं की चर्चा किया जाए, महासागरीय धाराओं की बात किया जाए, ओशन करंट की बात किया जाए तो जो हिंद महासागर की धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, उस पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग देखें प्रमुख धाराएं तो उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, महासागरीय धारा। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा जब मेडागास्कर के पास पहुंचती, मेडागास्कर द्वीप के पास पहुंचती तो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक मोजाम्बिक धारा कहलाती है और दूसरी मेडागास्कर धारा कहलाती है जो पूरब साइड में बहती है। जब ये दोनों धाराएं आगे चलकर मिल जाती हैं आपस में तो इन्हें अगुलहास धारा कहा जाता है। ये सब गर्म जल धाराएं हैं। इसके अलावा एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये ठंडी महासागरीय धारा है, और एक सोमालिया धारा है या सोमाली धारा, ये भी ठंडी महासागरीय धारा है। बाकी ये जो अगुलहास धारा है या मोजाम्बिक धारा है, ये मेडागास्कर धारा है, ये गर्म महासागरीय धाराएँ हैं। तो अब चर्चा हम आप लोग से महासागरीय धाराओं की किया। जो हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा महासागरीय धाराएँ हैं नहीं, अगुलहास है, उत्तरी और दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, सोमाली धारा है, इसके अलावा मेडागास्कर धारा है। हिंद महासागर में अगर हम चर्चा करें कुछ प्रवालों की, कोरल्स की चर्चा किया जाए तो हम जैसा आपको बता दें कि जो कोरल्स होते हैं एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। तो प्रशांत महासागर के बाद अगर सबसे अधिक प्रवाल पाए जाते हैं तो हिंद महासागर में पाए जाते हैं। जिससे प्रवालों के कारण विश्व में बहुत से द्वीपों का निर्माण हुआ, यानी हिंद महासागर में बहुत से द्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे मालदीव में लगभग 1200 छोटे प्रवाल द्वीप बन गए, लक्षद्वीप में लगभग 36 प्रवाल द्वीप बन गए। इसके अलावा अगर हम लोग जाएंगे सेशेल्स, मॉरिशस, चौगोस, अंडमान निकोबार, सोमालिया, केनिया के तटीय भाग में जाएंगे तो भी काफ़ी मात्रा में आपको प्रवाल मिलेंगे। प्रवाल में जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, रंग बिरंगे जीव होते हैं जो महासागरीय क्षेत्र में ही
पाए जाते हैं, तो देखेंगे तो प्रवाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत सी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जो प्रवालों के मरने के कारण उनके जो अस्थिपंजरों के जमाव से जो स्थलाकृति बनती है उसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। इस संबंध में भी मैंने वीडियो आप लोगों को प्रवाल और प्रवाल भित्तियों संबंध में बना के डाल रखा है। 1997-98 में एक एल नीनो जो महासागरीय जलधारा के प्रभाव के कारण हिंद महासागर के अधिकांश जो प्रवालों का भारी विनाश हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो काफ़ी मात्रा में प्रवाल पाए जाते हैं, यानी जो एक जीव होते हैं, सागरीय महासागरीय जीव होते हैं, वो पाए जाते हैं। हिंद महासागरीय अगर क्षेत्र के आसपास देखा जाए तो मानसूनी जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तटीय क्षेत्रों में, द्वीपीय क्षेत्रों में हिंद महासागर के। अब हिंद महासागर के संदर्भ में अगर हम कुछ अन्य चर्चाओं को हम किया जाए, अगर हम लोग देखें हिंद महासागर के नितल पे, यानी जो सी फ्लोर है जिसको हम लोग कह सकते हैं, या जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ओशन का जो बेसिन वाला क्षेत्र है, उसमें अगर देखा जाए कुछ स्थलाकृतियों की अगर हम लोग चर्चा करें कि कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक जावा खाई है जिसको हम लोग जावा ट्रेंच बोलते हैं, या इसी को हम लोग ट्रेंच बोलते हैं, खाई बोलते हैं, या हम लोग गर्त बोलते हैं। तो ये इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के पास है और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, लगभग 7258 किलोमीटर है। जावा जो खाई है सबसे गहरा है। इसके अलावा सुंडा खाई है, तिमोर खाई है। अगर हम देखें तो अब तक जो 6-7 जो खाइयों की खोज अब तक हिंद महासागर में हुई है। एक और चर्चा हम लोग आपसे कर लें, ये कार्लसबर्ग कटक पाया जाता है। कार्लसबर्ग जो कटक है ये अधिक पाया जाता है। ये अरब सागर को 2 भागों में बांटता है, जो अरब सागर 2 भागों में अरब सागर को बांटता है। इसके अलावा यहाँ चैगोस, सेंट पॉल कटक, ये एम्स्टर्डम, सेंट पॉल पठार, ये दक्षिणी हिंद महासागर में पाया जाता है। तो ये हिंद महासागर की कुछ जो स्थलाकृतियाँ जो इसके नितल पे पाई जाती हैं, कभी कभार परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। कुछ अन्य चीज़ों की चर्चा अगर हम लोग कर लें तो सबसे अधिक तापमान और सबसे अधिक जो लवणता पाया जाता है जो हिंद महासागर के जिस भाग में, ये हम लोग कह सकते हैं किसी भी सागर में, तो लाल सागर है। लाल सागर सबसे अधिक गर्म सागरों में माना जाता है और सबसे अधिक लवणता वाला सागर माना जाता है। सबसे गर्म अगर देखा जाए महासागर है तो वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर माना जाता है क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कुछ अगर अन्य बातों की हम लोग चर्चा करते हैं, यानी हिंद महासागर के कुछ अन्य चीज़ों की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो विश्व का लगभग अगर हम लोग देखते हैं हिंद महासागर के बारे में अगर कुछ चर्चा और हम लोग कर लें, तो विश्व के जो कुल महासागरों के क्षेत्रफल का देखा जाए तो सबसे लगभग 20% भाग है कुल महासागरों के क्षेत्र का। अगर हम देखें तो 20% हिंद महासागर के अंतर्गत है। लेकिन अगर देखा जाए समस्त विश्व के क्षेत्रफल का तो लगभग 14% हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। थोड़ी सी चर्चा हम और आप लोग को एक बार पुनः याद दिला दें कि इसकी जो अधिकतम लंबाई है लगभग 9600 किलोमीटर, ये अंटार्कटिका और बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के मध्य है। अगर देखा जाए सबसे अधिक चौड़ाई तो लगभग 7600 किलोमीटर, ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा। एक बार हम और आपको बता दें कि हिंद महासागर की जो सीमा है, हिंद महासागर को अगर हम देखें तो 20 अंश पूर्वी देशांतर जो इसको है, इसको अटलांटिक महासागर से अलग करती है। अगर 146 अंश 55 जो मिनट है पूर्वी देशांतर, ये प्रशांत महासागर से अलग करती है। या देशों के संदर्भ में देखा जाए तो इंडोनेशिया देखा जाए तो इसके सीमा पर है। इंडोनेशिया जैसा हम लोग जानते हैं, इंडोनेशिया कैसा देश है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में इसका हिस्सा पड़ता है। उत्तरी सीमा देखा जाए तो फारस की खाड़ी में यानी 30 अंश उत्तरी अक्षांश है, उससे इसकी निर्धारित होती है। और दक्षिणी सीमा जैसे हमने बताया कि 60 अंश दक्षिणी अक्षांश को माना जाता है। लेकिन जो सबसे इसकी प्राकृतिक सीमा, जो सबसे ऑथेंटिक सीमा अगर दिखती है तो इसको माना जाता है जो अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक प्रध्रुवीय जो ठंडी जलधारा है उसको माना जाता है। यह धारा हम जैसे आपको बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी महासागरीय धारा है अंटार्कटिक प्रध्रुवीय ठंडी जलधारा, जो अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर घूमती है। कुछ चर्चाएं और देखिएगा, विश्व का लगभग 80% तेल के व्यापार हिंद महासागर से होता है और लगभग 40% पेट्रोलियम का जो उत्पादन होता है या भंडार है हिंद महासागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि व्यापार की दृष्टि से यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको एक और चीज़ बता दें कि ब्रिटिश उपनिवेश के काल में अगर हम देखें तो हिंद महासागर के अधिकांश जो तटीय भाग थे उस पर ब्रिटेन का नियंत्रण था, इसीलिए हिंद महासागर को ब्रिटिश झील भी कहा जाता था।
और अगर हम लोग देखेंगे तो ये काफ़ी देशों से घिरा हुआ है, जैसे झील चारों तरफ घिरी होती है, उसी प्रकार लगभग अगर हम देखें तो हिंद महासागर काफ़ी देशों से घिरा हुआ भी देश है। हिंद महासागर की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की हिंद महासागर में एक केंद्रीय स्थिति है, यानी भारत को हिंद महासागर का काफ़ी लाभ प्राप्त है, यानी व्यापारिक लाभ, सामरिक लाभ और आर्थिक लाभ भी भारत को काफ़ी प्राप्त है। और हम जैसा जानते हैं कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है, और जो हिंद महासागर का जो दो भाग है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जो अरब सागर है भारत के पश्चिमी तटीय भाग में, और जो बंगाल की खाड़ी है वो पूर्वी तटीय भाग में है, और ये हिंद महासागर का ही एक भाग है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो हिंद महासागर है दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा सागर है, और इसमें कई महासागर है, इसमें कई महासागर पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो लाल सागर है, अरब सागर है, अंडमान सागर है, इसके अलावा कई खाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी हमने बताया, अदन की खाड़ी बताया, पर्शियन की खाड़ी बताया, ओमान की खाड़ी बताया, खंबात की खाड़ी बताया, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है। एक बार हम पुनः बता दें, जो पर्शियन खाड़ी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पर्शियन खाड़ी अगर हम देखेंगे तो अरब प्रायद्वीप और ईरान के मध्य स्थित है। अरब प्रायद्वीप में कई देश हैं, जैसे अरब प्रायद्वीप की जब कभी बात हो तो सऊदी अरब की भी बात होगी। अरब प्रायद्वीप में यमन है, ओमान है, अगर हम लोग देखेंगे यूएई है, आपका कतर है, दुबई है, कतर है आपका, यूएई है, यानी यूएई और दुबई तो एक ही है। इसके अलावा और भी जो देश हैं, इनको कई देशों को मिला के हम लोग अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। अरब प्रायद्वीप अगर हम लोग देखेंगे तो एक साइड में लाल सागर है, और दूसरे साइड में हम देखेंगे तो पर्शियन खाड़ी है, और दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो अरब सागर है। तो इस तरीके से हम हिंद महासागर के बारे में कुछ चीज़ें, अगर आप लोग को और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम बताएं, हिंद महासागर की हम आपको पुनः बता दें, जो जल संधियाँ है, जब इस पर हमने वीडियो काफ़ी बना रखा है, पहले से बना रखा है। इसकी जल संधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टि से। जल संधियाँ एक बार हम पुनः बता दें कि ये संकरे जलीय मार्ग होते हैं, जो दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करते हैं और दो बड़े जलीय भागों को जोड़ते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें एक इसकी होर्मुज जल संधि है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ईरान इसको कभी कभी जब विवाद की स्थिति होती है तो इसको बंद करने की धमकी देता है, क्योंकि 20% पेट्रोलियम का व्यापार इसी से होता है। तो विश्व के जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, और विश्व के सभी देशों पे इसका प्रभाव पड़ता है। और भारत जैसा हम लोग जानते हैं, लगभग 80% जो व्यापार होता है, जो पेट्रोलियम आता है, लगभग इसी क्षेत्र से आता है। वर्तमान में तो रसिया से पेट्रोलियम का व्यापार अधिक करने लगे हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, परंपरागत रूप से देखा जाए तो 80% व्यापार जो हम लोग करते हैं ये इन्हीं अरब देशों से करते थे। पेट्रोलियम का आयात हम लोग करते थे। इसके अलावा एक अन्य जो व्यापारिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है वो बाब अल मंदेव जल संधि है। ये यमन, जो अरब प्रायद्वीप का देश है, और जिबूती और इथोपिया जो है अफ्रीका के देश को अलग करता है, और ये एक तरीके से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और लाल सागर के माध्यम से ये अरब सागर यानी हिंद महासागर से जुड़ जाता है, और भूमध्य सागर के माध्यम से ये जुड़ जाता है अटलांटिक महासागर से। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और जो स्वेज नहर है, ये हम आपको एक बार पुनः बता दें कि जो स्वेज नहर है ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नहर है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नहर है, यानी सबसे व्यस्त नहर है व्यापार की दृष्टि से, और खासकर भारत की दृष्टि से। अगर हम हिंद महासागर के तटीय में क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पे मैग्रोव वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चाहे इंडोनेशिया हो, भारत हो, या अन्य जो देश हैं, वहाँ पे मैग्रोव वनस्पति का विस्तार काफ़ी मिलता है। इसके अलावा हम और भी जल संधियों की बात किया, जो मलक्का जल संधि की चर्चा की आप लोग से, पाक जल संधि की, मोजाम्बिक चैनल की, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल की चर्चा हमने किया, और एक बॉस जल संधि के बारे में आप लोग से चर्चा की गई। तो इस तरीके से आप लोग को जो जानकारी आज दी गई हिंद महासागर के क्षेत्र में, ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप लोग को इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रख के याद करना चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूँ ये आप लोग को जो वीडियो बनाया गया है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और अपने सुझाव को लिखिए ताकि नए वीडियो आपके ज़रूरत के हिसाब से बनाया जा सके। और हिंद महासागर काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।